सहाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी को बड़ी राहत। बीजेपी की कसरत रंग लाई, लादूलाल पितलिया ने सहाड़ा का चुनावी मैदान छोड़ा। पितलिया की सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल चिट्ठी में पितलिया का डर और दर्द आया सामने। पितलिया के वायरल ऑडियो में भी दबाव और नाम वापसी का जिक्र। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ। जो पितलिया जी का नामांकन वापस जिस तरीके से कराया गया है, इससे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी नेता श्रवण सिंह बगड़ी ने किसी दबाव से किया इनकार। ऐसा कहीं ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव था। वो उनका स्वयं का निर्णय है और उन्होंने सहमति से, परिवार की सहमति से यह निर्णय लिया है कि मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। कदम खींचे तो खींची तलवार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। 3 उपचुनाव भाजपा कांग्रेस के लिए किस तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। विधानसभा में दलीय गणित की संवेदनशील स्थिति हो या नेतृत्व की परीक्षा, या फिर भाजपा की ओर से किए जा रहे मध्यावधि चुनाव के दावे, और या फिर आरएलपी की चुनौती की बात हो, हर तरह से इन चुनाव का एक अलग तरह का सिग्निफिकेंस है। इसलिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसलिए छोटे चुनाव में बड़े चेहरों पर पसीना आ रहा है। इसलिए हर वो जतन किया जा रहा है जो जीत का टीका लगवा सके। आज सहाड़ा में लादूलाल पितलिया ने नामांकन वापस लिया तो ये सामान्य घटना नहीं रही, भूचाल आ गया। एक पत्र बताया जा रहा है, लादूलाल ने सीएम को लिखकर सुरक्षा मांगी है। कोई ऑडियो बम भी फूटा है। भाजपा ने प्रेशर में नामांकन वापस कराने के आरोप को खारिज किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर इसको लेकर जोरदार हमला किया है। आज इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि लेटर बम की आखिर सच्चाई क्या है। दबाव में नामांकन वापसी के आरोप कितने सही हैं? और इलेक्शन कैंपेन पर इस घटनाक्रम का किस तरह का असर पड़ने वाला है? लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। लक्ष्मीकांत जी, पहले आज तो स्वाभाविक रूप से सवाल आप ही के पास आता है, और सवाल यह है कि जुमला ये कसा जा रहा है, आज की नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़े। नामांकन तो वापस हुआ, लेकिन साथ में बहुत सारी परेशानी लेकर आया। लक्ष्मीकांत जी, कोई परेशानी नहीं है। पितलिया जी ने खुद के विवेक पर नामांकन वापस लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के से उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ पर्चा भरा, लेकिन कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे और उन्होंने स्वाभाविक रूप से पर्चा वापस लिया है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि स्वाभाविक जो हार दिख रही है संभावित, उससे बौखला कर ये लेटर बम, कभी टेप बम, कभी ऑडियो बम, ये करती रहती है। पिछले दिनों से राजस्थान की जनता देख रही है। और कितने आप देखिए, कांग्रेस जो है वो राजस्थान में तेलुगु देशम पार्टी नहीं है कि यहाँ इनका कोई पार्षद भी ना हो। ये सरकार चला रहे हैं यहाँ पे, और सरकार चलाते हुए व्यक्ति को ये कहे कि देखिए हमसे सुरक्षा मांगने के लिए लेटर जारी कर दिया, देखिए ऑडियो जारी कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी सरकार है, सरकार के रूप में आपने क्या एक्शन किया वो बताइए ना। केवल सोशल मीडिया के ऊपर ये झूठे ऑडियो चलाना, झूठे लेटर चलाकर जनता की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश अभी चलेगी नहीं कांग्रेस पार्टी की। पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। और ये जो संभावित हार है, सुजानगढ़ और राजसमंद में तो ये पहले ही हार चुके हैं। अच्छा। ये जो सहाड़ा में आज लादूराम जी के नामांकन के बाद में जो इनकी हालत हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है कि चुनाव हार रहे हैं और इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनमें कोई दम नहीं है। ठीक है, आर तिवारी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा। देखो जेपी साहब, ये लक्ष्मीकांत मेरे छोटे भाई हैं। इनको ये जानकारी है कि नहीं, लादूलाल पितलिया जी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में आपके पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 21,000 वोट लेकर के आए थे वो। आप कह रहे हो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, राम नाम जपना, पराया माल अपना।
देश के किसी भी हिस्से में कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, उसको एन कैन प्रकरण, ईडी, आईडी, जो भी कुछ संस्थाएं उनको दबा। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, पीतलिया जी का पारिवारिक व्यापार कर्नाटक में है। कर्नाटक की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां से दबाव डलवाया गया। नहीं तो ये फिर चिट्ठी क्यों लिखी मुख्यमंत्री जी से? उनको डर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि वो उनको पीटेंगे, इसलिए दबाव में आकर के आपने पीतलिया जी को बैठा तो दिया, लेकिन जनता को तो नहीं बैठा सकते हो। ये जनता जानती है कि सरकार कांग्रेस की है। जननायक अशोक गहलोत के जो अद्वितीय काम हुए जनता के हित में, फैसला हमारे पक्ष में आएगा और तीनों विधानसभा की सीटें हम जीतेंगे। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये चाल चरित्र, चेहरा और वंशवाद की पार्टी के बात करते हैं। किरण माहेश्वरी जी के मरने के बाद में या उनके देहांत के बाद में आपको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। हमारे ऊपर तो वंशवाद का है कि साहब हम तो कैलाश जी की पत्नी को लड़वाएंगे वह भवन। अगर आप ये मानकर आरोप लगा रहे हैं तो ठीक है। आपने भी तो वंशवाद किया। नहीं तिवारी साहब, अगर आप ये मानकर इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, अगर आप पलटवार कर रहे हैं कि हाँ हमने तो दिया लेकिन आप लोगों ने भी दिया, तब तो बात ठीक है। नहीं तो सवाल ये उठते हैं कि दो जगह आपने भी तो ऐसा किया हमने दिया ना, हम तो मना करते हैं। तो चलिए ठीक है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज कुछ बोलना चाह रहे थे, वो बात बोलिए। नहीं देखिए, कितना मैं तो इनकी ईमानदारी पर बहुत नाज है मुझे कि इन्होंने बाकायदा लाइव चैनल पर लाइव में स्वीकार किया कि इनके पार्टी के शासन में कोई किसी को धमका भी सकता है और सरकार चुपचाप बैठी बैठी देख भी सकती है। तो ये इनकी स्वीकारोक्ति है और कांग्रेस पार्टी की स्वीकारोक्ति को पूरे राजस्थान की जनता ने देख लिया। आपकी स्वीकारोक्ति नहीं है क्या कि हाँ धमकाया गया? और नहीं, हम तो कहीं नहीं रहे। हम तो ये चैनल पर कह रहे हैं कि साथ धमकाया गया, हम तो कहीं नहीं रहे। अच्छा, दो तीन कौन कराएगा जांच? मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्या मुझे लिखी चिट्ठी? मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्या मुझे लिखी चिट्ठी? मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्या मुझे लिखी चिट्ठी? मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्या कि मुझे लिखी चिट्ठी? कांग्रेस पार्टी के द्वारा फर्जी चिट्ठी वायरल कराई गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा फर्जी चिट्ठी वायरल कराई गई है और फर्जी चिट्ठी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हो। एक मिनट, अरे सुनिए, चिट्ठी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हो। एक मिनट सुनिए। तो देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप दोनों के बीच, और अगर क्रिमिनल एक्ट है तो वो कोर्ट कचहरी थाने का मामला। मैं इस मामले को जो पब्लिक डोमेन में इसको लेकर के मैसेज गया है, लोगों में जिस तरह की चर्चा है, मैं उसके ऊपर इस बहस में इसको लेकर के आया हूँ। और लक्ष्मीकांत भारद्वाज आप कह रहे हैं कि ये चिट्ठी फर्जी है जी। बिल्कुल। कैसे प्रूव हो गया ये? नहीं, ये कैसे प्रूव हो गया कि असली है? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा असली तो है, फिर लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूं। आप सुनिए ना, आप नहीं कह रहे, लेकिन जो कोई भी कह रहे हैं वो कुछ भी उछाल देंगे और कोई उसको सच मान ले। आप सरकार हो, मैं बार बार कह रहा हूं ना, आप बिना तथ्यों के, बिना सबूत के कैसे कुछ भी बोल रहे हैं? आपको मुख्यमंत्री ने कहा क्या? मुख्यमंत्री ने कहा क्या कि मैंने चिट्ठी लिखी? मुख्यमंत्री ने कहा क्या? आपने प्रमाणित मान लिया क्या टेप को? आपने प्रमाणित मान लिया क्या? ये कैसी सरकार है? इसका चरित्र दिख रहा है, इस सरकार की शक्ल दिख रही है। कोई टेप कोई वायरल कर देगा और ये सरकार मान लेगी। ऐसा नहीं। सुनिए ना साहब, राजस्थान में 15 साल की एक दलित बच्ची के साथ समुदाय विशेष के 3 दर्जन लोग बलात्कार करते हैं, उसके ऊपर आप चुप रहते हो। उसके ऊपर आप चुप रहते हो। वो चुनाव इशू नहीं आपके लिए, फर्जी चिट्ठी आते हो, बड़ी और विशेष की बात कहाँ आ गई इसमें? बच्ची के साथ एक हुआ, दो बात करो ना। अच्छा, एक मिनट सुनिए। मुख्यमंत्री के शहर में बालिका के साथ किस तरह छेड़छाड़ होती है उस पर बात करो ना। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, उस पर बात करो ना। अरे चुनाव यूपी में लड़ रहे हो, राजस्थान में लड़ रहे हो, यूपी में लड़ रहे हो। लक्ष्मीकांत जी सुनिए, ओम जी तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी सुनिए। ओम सैनी साहब, इसका फैसला तो या तो कोर्ट कचहरी करे और या फिर 17 तारीख को वहां की जनता करेगी। ओम सैनी जी, ओम सैनी साहब, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? ओम सैनी जी को आवाज नहीं पहुंच रही। ओम सैनी साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई देत? हाँ, तो मुझे बोलिएगा ओम सैनी साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई देत? मित्तल साहब, आप सुन पा रहे होंगे? मित्तल साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे? हाँ। मैं ये कहता हूँ मित्तल साहब कि ये फैसला तो 17 अप्रैल को होगा, लेकिन उस फैसले में इस तरह के पैंतरे अगर वास्तव में काम लिए जा रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है इससे? ऐसे मित्तल साहब, भले ही वो उसको धमकाने के, लादूलाल पितलिया को धमकाने का पैंतरा हो या फिर इस तरह का झूठा आरोप लगाने का पैंतरा हो, दोनों में से कुछ भी सच हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। मित्तल साहब। हाँ जी, मैं इस मामले में सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो जिस तरीके से मामला सामने आया है, इसके अंदर जो आज जो बात आई है कि सब उनको धमका के या डरा के और उनको ले गया, मेरा ये मानना है
कि ये राजस्थान के अंदर ये काम आप देखो पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अभी चला होगा। और जब इन्होंने पीतलिया जी ने नामांकन दाखिल करा तब ये कहा गया कांग्रेस की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि जो पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था तब भी वो 30,000 से ज्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लग रहा था कि इससे हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन स्वाभाविक है कि आज जब उन्होंने नाम वापस ले लिया तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो कांग्रेस के सामने उठेगी कि जब जो उनका बागी था वो बैठ गया है। अब रहा सवाल ये कि साहब उनको कर्नाटक में डराया गया या यहाँ मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, ये सारी बात की बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में अब सब चीजें जायज हो गई है। हमने देखा कि पिछले बार जब राजनीतिक संकट खड़ा हुआ था तब 2 लोग जो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे उनको लेके एफआईआर दर्ज की गई, उनको जेल में डाल दिया गया। फिर उसके आधार पर क्या नाम से देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दी गए, जिसमें 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल थे, और उसके बाद पुलिस ने उस पर एफआईआर लगा दी। तो स्वाभाविक है, मेरा ये कहना है कि जिसकी सरकार होती है वो अपने तरीके से सब चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करती है। उस एक एफआईआर से क्या नाम से पूरी सरकार बच गई। स्वाभाविक है कि अब कर्नाटक में कार्रवाई होगी तो राजस्थान में सारडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ओम सैनी साहब, ये जो चुनाव के, ओम सैनी साहब आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये जो चुनाव का स्वरूप मेरी पीढ़ी के पत्रकार देख रहे हैं, जिसमें इस तरह के आरोप आम हो चले हैं कि केंद्र का दबाव, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कर्नाटक में छापे, चिट्ठी, ऑडियो वगैरह वगैरह, ये हम ही लोगों ने देखा है, आपकी पीढ़ी ने भी देखा था? नहीं, हमारे वक्त में ये सब चीज़ें बड़ी गलत समझी जाती थी, लेकिन हुई तो हैं। लेकिन अब तो बड़े खुलेआम और बड़ा स्पष्ट रूप से दावे के साथ में कह करके और ताल ठोक के किया जाता है, या ऐसा जो सिलसिला बना है। अब पीतलिया जी वाला जो मामला है उसको जैसे मुझे लग रहा है कि देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं क्या कंपोजिशन है डिफरेंट कम्युनिटीज का, उस कंपोजिशन से कौन सा कंपोजिशन उनके कैंडिडेट को लाभ पहुंचाता है, कौन पहुंचा सकता है, कौन सा नुकसान पहुंचा सकता है। जो नुकसान पहुंचाने वाला कैंडिडेट है उसका एक सीधा मात्र सर्टिफिकेट ये कि 30,000 ज्यादा वोट मिले थे इनको, पीतलिया जी को, और वो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए थे, फिर वापस उनको ले लिया गया। इस तरह का सिलसिला पढ़ने को मिला है। वैसी स्थिति में कांग्रेस को निश्चित रूप से इससे नुकसान होगा अगर पीतलिया जी वापस अपना नाम ले लेते हैं जो ले लिया गया है, तो ये कहा जा सकता है। और फिर उसके बाद में जो बयान आया है कि डोटासरा जी का बयान सुन रहा था मैं, वो कहेंगे चाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी ये सब क्या कर रही है, तो सारे ही करते हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन रणनीतियों को लेकर के आप अगर कोई आलोचना करें समझ में नहीं आते। लेकिन एक दर्शन बन गया है ये कि आज आप अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब आरोप लगाए जा सकते हैं। जब होगा तब तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले से सब कहा जा सकता है। तो इसमें ज्यादा कोई नैतिक बल नहीं है, ये एक चुनावी धमाचौकड़ी का एक असर है। बाकी अगर रतनलाल जी जाट जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वहां से, अगर उनमें दम होगा तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, क्योंकि पहले भी जीत चुके हैं। और भैरव सिंह जी के मंत्रिमंडल में वो हुआ करते थे, बड़े चर्चित रहे हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री में उनका काम बड़ा कमाल का रहा है, वो सारी बातें लोग जानते होंगे मेरा ख्याल है। उन सब की चर्चा तो हम लोग करेंगे। आरएलपी ने वहां से रूपलाल जाट को, बद्रीलाल जाट को आरएलपी ने वहां से उतारा है, तो खैर वो वहाँ की तकनीकी गहराई है। लेकिन आपने जो बात कही वहां से एक सवाल उपजता है तिवाड़ी साहब कि आप तो शुचिता की राजनीति की बात करते हैं ना, ईमानदार लोगों को आगे लाना चाहते हैं ना, आप दोनों ही ये दावे करते हैं। मुझे बताइए कि तेरे धंधे बंद करा दूंगा, तेरी दुकान बंद करा दूंगा, तेरे ईडी के छापे पड़ जाएंगे, तेरे आईटी के छापे पड़ जाएंगे, इन बातों से तो वो डरे ना जो चोर हो। जो व्यक्ति ईमानदार, सादगी के साथ जीने वाला और अपना स्पष्ट सार्वजनिक जीवन जीने वाला आदमी है, उसको डर ही क्यों होगा? आर तिवाड़ी साहब, आप सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं लादूलाल पीतलिया के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लादूलाल पीतलिया जी को आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ ये बात, आपको ये बात मैं कह रहा हूँ, आप उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी के मन में चोर है, अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी तरह का अंदेशा है, डरेगा कौन? जो गलत होगा वही डरेगा। मैं कह रहा हूँ जनतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा देश में। लोकतंत्र को हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, आजादी के बाद में लोकतंत्र
खतरे में हैं। ये जो दबाव की राजनीति, ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, पता नहीं सारी एजेंसियां लगा देते हो और उम्मीदवार को आप बैठा देते हो। उसको चुनाव लड़ने का जो हमने मौलिक अधिकार दिया संविधान में, हमने उसको जबरदस्ती बैठा दिया। ये हमारा विरोध है। ये चाल चरित्र, हमको लगता है देश में लोकतंत्र कायम रहेगा ही नहीं रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अपना असली रूप खत्म हो रहा है। तमाम दलों के नेताओं को एन कैन प्रकार आप सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, जो चाहे जो आपकी पार्टी में आ जाता है और आप जीतने की केवल चुनावी मशीन रह गई। इनको चुनाव में लोकतंत्र की चिंता नहीं है। बहुत मुश्किल से रोक रखा है अपने आप को, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। लोकतंत्र कायम रहेगा नहीं रहेगा। नहीं, देखिए बड़ी बड़ी लोकतंत्र की बातें हो रही है। जहां पर हम डिबेट कर रहे हैं आपके कार्यालय में बैठकर, यहाँ से 100 मीटर दूर आज से 8 महीने पहले बीटीपी के विधायक के आगे 4 गाड़ियां जीप की पुलिस की लगाकर जिस तरह उसको उठा लिया गया था अशोक गहलोत जी की पुलिस के द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा लोकतंत्र का चीरण देखा था। और किस तरह अपने ही विधायकों को गिरफ्तार करने के लिए एसओजी भेज रहे थे दूसरे स्टेट में, और वो एमएलए जब वापस आए और सीधे मुख्यमंत्री के घर में आकर बगल में बैठ गए तो उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत मुख्यमंत्री की नहीं हुई। प्रेशर पॉलिटिक्स थी, प्रेशर पॉलिटिक्स थी। आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करना चाहते, आप किसानों के कर्ज माफी पर बात नहीं करना चाहते, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते। एक मिनट सुन लीजिए, आप फेल हो जाओगे। तिवारी साहब सुनिए, लक्ष्मीकांत जी मुझे ये बताइए कि जो घटनाक्रम का आप हवाला दे रहे हैं, इस तरह के और 100 घटनाक्रम हम ले आए बीच में। आपने शुरू में कहा कि इनकी कोई सच्चाई का पता थोड़ी है, ये लेटर में भी झूठा हो सकता है, ऑडियो भी झूठा हो सकता है, तो वो सब भी झूठा हो सकता है, सब भी फैब्रिकेटेड हो सकता है। वो कहीं कोर्ट में नहीं गया, कहीं कचहरी में नहीं गया, मैं बता रहा हूं जो जिस लेटर की बात आप कर रहे हैं, उस ऑडियो की बात आप कर रहे हैं, उसकी प्रमाणिकता किसी ने साबित नहीं की है। लेकिन ना पीतलिया जी का बयान आया, ना मुख्यमंत्री का बयान आया कि मेरे को पत्र लिखा है। लेकिन राजकुमार रोत के गाड़ी के आगे 4 जीप लगाई, पुलिस की 4 जीप लगाई, राजकुमार रोत ने बयान दिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल और है लक्ष्मीकांत जी आज का। आज आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आरएलपी तो कांग्रेस की बी टीम है। आप इसके कारण मुझे गिना दीजिएगा, लेकिन क्या ये कारण नहीं है इसका कि राजसमंद में आपको गुजरों के वोटों की अपेक्षा है, वहां पर उन्होंने गुजर कैंडिडेट उतार दिया है। सहाड़ा में आपको जाट कैंडिडेट आपने उतारा है, तो वहाँ जाट वोट बटेंगे। और सुजानगढ़ में तो डिसाइड ही जाटों को करना है। तो क्या ये नहीं है कि आपकी जो रणनीति थी वो डिस्टर्ब हो रही है? तो आपने अपने अभी के साथ छोड़े हुए साथी को इस तरह से आप कह रहे हैं कि वो आपकी कांग्रेस की बी टीम है। देखिए सर, मैं इस बात का आपको जवाब देता हूँ। हमने अपनी पार्टी के संगठन की ताकत के दम पर और राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसको जो फेल हो चुकी, उसके दम पर लोगों के बीच में जाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और उसमें जो चुनाव लड़ने आएगा, चाहे वो आरएलपी आए, चाहे कोई दूसरा दल आए, लोकतांत्रिक पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम केवल चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की बी टीम कैसे ऑर्डर के मामले में पूरी तरह फेल है, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर पूरी तरह फेल है, किसानों को कर्ज माफी के नाम पर पूरी तरह फेल है। और इन इश्यूज को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं और उसके आधार पर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कोई दूसरी पार्टी लड़े, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। मेरा सवाल वहां का वहां है, कांग्रेस की बी टीम कैसे है? आज आपने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया है कि आरएलपी तो कांग्रेस की बी टीम। स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को, जहां पर कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है, उस तरह का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो मैंने शुरू में ये तो कहा आपको। चलिए ठीक है। और कांग्रेस का स्वभाव है, जिस तरह उन्होंने बसपा को खरीदा था, जिस तरह बसपा को खरीदा, जिस तरह बसपा को पूरी तरह मिलाया अशोक गहलोत जी ने खरीद कर, उसी तरह दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरे लोगों के ऊपर खरीद फरोख्त की बात नहीं है, उनका दिल बदला है कांग्रेस के जननायक के नेतृत्व में। जननायक जो अपने शहर की 15 साल की बेटी को न्याय नहीं दे सके वो जननायक, जो 15 साल की दलित बेटी को न्याय नहीं दे सके वो जननायक, जिसके राज में बच्चियों के चीर होता वो जननायक, जो रोजगार नहीं दे सके वो जननायक, जो किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सके वो जननायक, जो लोगों की बिजली बढ़ा दे वो जननायक, जो पानी के पैसे बढ़ा दे वो जननायक। सुनिए अरे सुनिए लक्ष्मीकांत जी, सुनिए एसपी मित्तल साहब सुनिए, 1 मिनट। अरे सुनिए तो, अरे तिवारी जी आप कमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब राकेश टिकैत पे अलग से बहस कर लेंगे। सुन लीजिए एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल सुनिए, लक्ष्मीकांत जी, एसपी मित्तल साहब आप मुझे सुन पा रहे होंगे, एसपी मित्तल साहब आप मुझे सुन पा रहे होंगे। देखिए, पहले भी कई बहस इसको लेकर हुई, और राजनीतिक बहस जब भी होती है तब बात जो सार निकल कर आता है, जैसा हम सैनी साहब ने भी कहा कि ये जो चुनावी सिलसिला है पूरा, उसका एक बीच का एक घटनाक्रम है, शगुफा कह लीजिए इसको, इस तरह का घटनाक्रम कह लीजिए। 2 दिन 3 दिन इसके ऊपर चर्चा होगी, ये बहुत बड़ा असर उसके ऊपर डालेगा नहीं डालेगा। असली बात ये है जो अभी लक्ष्मीकांत जी ने कहा, चुनावी समीकरण, उनको लेकर के जो जिस तरह के इक्वेशंस तीनों जगह बन रहे हैं, तीनों जगह इक्वेशंस बन रहे हैं, आपको लगता है कि ये घटनाएं बहुत असर डालती हैं, या इस तरह की घटनाएं जो वास्तव में असर डालती हैं वो तो अभी सामने आना बाकी हैं? नहीं जेपी जी, जहां तक सवाल है साडा वाला, तो वो
तो घटनाक्रम समझो एक हो गया, मतलब जो जिस तरीके से लादूराम पीतलिया ने आज अपना नामांकन वापस लिया वो तो हो गया। अब रहा सवाल ये कि जो आरएलपी है वो क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी? मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जातिगत समीकरणों देखते हुए सभी जगह अपने अपने उसी तरह के उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन सारे के सारे वोट बीजेपी के कटेंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभावी होते हैं, और जो आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जो पार्टी है उसका जो जाट समुदाय है और जो युवा वर्ग है उस पर खासा प्रभाव है। तो मेरा यह मानना है कि वो जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे उतना ही वो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। और हनुमान बेनीवाल इस बात को कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए दोनों पार्टी समान रूप से। ठीक है। ओम सैनी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, मेरा सवाल ये है ओम सैनी साहब आपसे, अभी चुनाव में करीब 15 दिन का वक्त है, 15 दिन बाद में मतदान होगा, 1 महीने बाद में इसके नतीजे आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों के जहन में ये है कि संख्या बल बदलना क्या, संख्या का जो गणित है विधानसभा में, जो मैंने शुरू में कहा था, उसकी संवेदनशीलता को लेकर के बातें कही जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है इसके नतीजों से? देखिए, इसका एक इम्पैक्ट होगा कि आप जो 2 साल 2.5 साल के बाद में कि क्या ये इतना संख्या बल पर क्या इतना असर पड़ने वाला है कि इस तरह के पैंतरों की बातें भी सामने आए? जिस तरह का इस वक्त सरकार के पास में जैसा संख्या बल है और जिसमें जैसा आवाज ध्वनि सुनाई देती है, उसमें जितना सरकार को अगर दूसरी तरफ से हासिल होता है तो उसका एक मजबूत आधार बनता है। वो चाहते हैं कि उनका संख्या बल उस तरीके से बढ़े, और उसके लिए वो अपना एक स्वरूप भी दिखाना में सफल रहे हैं कि उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि साहब उनकी बात बने, तो उसके लिए पार्टी का संख्या बल बढ़ना चाहिए। इसलिए वो तीनों चाहते हैं कि तीनों सीटें उनको हासिल हो और इसका एक असर जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वो यहाँ से स्थापित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आभा खो रही है। अब वो इन चुनाव को लेकर के जो नतीजे निकलते हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, और फिर जो आरोप के सिलसिले हैं कि किसानों के साथ में ये नहीं किया और वो नहीं किया, जो भी कुछ कहा जाएगा तो उसके लिए एक आधार तो बनता है। तो इसीलिए सब हासिल करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक बात है। चावल के दाने की तरह चूंकि माने जाएंगे, जनमत क्या है, इस वक्त लोगों का मानस क्या है, इसका कहीं ना कहीं एक झलक इनमें ढूंढी जाएगी, इन नतीजों में। ज़्यादा बड़ी बात वो है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।